हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। और लास्ट के लेक्चर में हमने बेटा मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल इसमें डिस्कस की थी। जो मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल है उसमें 9 तो ग्रुप्स हैं आपके, और ये जो 9 ग्रुप्स होते हैं ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड 0। तो ये 9 ग्रुप इसमें हैं। और आपको बताया था कि 1 से जो 7 तक है इनके सब ग्रुप भी हैं। 1 से 7 तक इनके सब ग्रुप भी थे, ए एंड बी करके मैंने आपको इनके सब ग्रुप बताए थे। और 0 ग्रुप में बताया था कि नोबल गैसेज हैं। और साथ इसमें बताए थे पीरियड्स, साथ इसमें क्या बताए थे आपको, पीरियड्स बताए थे। तो ये मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल थी। अब देखो, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है इसकी क्या तो एडवांटेज है और क्या लिमिटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या कमियां रही इस टेबल में, पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन भी हम जानेंगे और इसके एडवांटेज भी जानेंगे। तो कमियां हैं, जैसे फर्स्ट है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें एनोमलस थी। एनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं 2 ग्रुप के साथ। कौन से 2 ग्रुप हैं? एक तो फर्स्ट ए जिसमें अल्कली मेटल्स आते हैं, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। और प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं हेलोजन के साथ, जिसको 7th ए में रखा गया है। इसमें हेलोजन्स आते हैं। अब तो इसकी प्रॉपर्टीज 2 ग्रुप के साथ मैच होती हैं, फर्स्ट ए एंड 7th ए। बट आप देखोगे कि हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे रखी। तो इसका पोजीशन क्या है? एनोमलस पोजीशन है। एनोमलस मतलब होता है डिफरेंट, जिसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हो, क्योंकि इसकी दोनों ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। तो किस ग्रुप में रखा जाए? एलिमेंट्स को रखा गया है प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो इसलिए इसमें एनोमलस पोजीशन है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है इसमें एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, देखो जो मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल है या मेंडली पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अब देखो, जैसे कि एलिमेंट है आर्गन। अब इसका एटॉमिक मास है 39.9। इसका एटॉमिक मास ये है, एटॉमिक मास। अब एक एलिमेंट है पोटेशियम, और इसका एटॉमिक मास है 39.1। इन 2 एलिमेंट्स को देखो आप, इसका एटॉमिक मास 39.9 है, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास इसको बाद में रखना चाहिए था। और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 है, तो इसको पहले आना चाहिए था, क्योंकि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको पहले लिखा गया था, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में लिखा गया था। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहले रखा गया है आर्गन को, और उसके बाद किसको रखा गया है? पोटेशियम को रखा गया है। पोटेशियम को बाद में रखा गया है, और आर्गन को पहले रखा गया है, और पोटेशियम को बाद में रखा गया है। आप ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताई थी, आप इसमें देख भी सकते हो कि आर्गन है, आर्गन को पहले रखा गया है, उसके बाद पोटेशियम को रखा गया है। तो आर्गन को 3rd पीरियड में रखा गया, पोटेशियम को 4th पीरियड। तो ऐसा क्यों किया गया कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले क्यों रखा गया? तो ये एनोमलस पेयर हो जाता है। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोबाल्ट और निकल है। अब अगर इनका एटॉमिक मास देखा जाए तो इसका है 58.9 और इसका है 58.6। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये एलिमेंट पहले आना चाहिए था, इसका एटॉमिक मास 58.6 है, और ये बाद में आना चाहिए था। बट ऐसा उसने किया नहीं। तो ये जो है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट है, ये भी एनोमलस पेयर ऑफ क्या है? एलिमेंट्स। कि द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास
मोर इज पुट बिफोर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास लेस। ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसकी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन इसमें देखेंगे हम, फर्दर लिमिटेशन क्या है। देखो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके बेस पे बनाई थी? मास नंबर के बेस पे बनाई थी कि एलिमेंट्स को रखा गया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर या एटॉमिक मास जो है उसको बेस बनाया था, उसके बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो जो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जैसे कार्बन के आइसोटोप है, अब एटॉमिक नंबर इनका 6 होता है, मास नंबर आप देखोगे 12, 13 एंड 14। अब जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे बनी है। तो जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो क्या इनको 3 अलग अलग पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए थी? क्योंकि इनके तीनों के मास नंबर अलग अलग हैं, तो पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या इन तीनों आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन नहीं दे दी जानी चाहिए थी? इनको दे देनी चाहिए थी ना अकॉर्डिंग टू मास नंबर, बट ऐसा किया नहीं था, इनको एक ही पोजीशन दी। तो आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन क्यों नहीं दी गई जबकि इनका एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट आप देखोगे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसे एलिमेंट को इकट्ठा रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी, यानी कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे, अनलाइक एलिमेंट्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड, एक साथ रखा गया एक ही ग्रुप में, इन सेम ग्रुप। जैसे एग्जांपल आप देखोगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो एलिमेंट हैं ये फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं। और जो एलिमेंट है कॉपर, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो एलिमेंट हैं ये फर्स्ट बी के एलिमेंट हैं। अब ये एक ही पार्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है इनको। आप देखोगे कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताई थी कि ये है आपके पास जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये फर्स्ट ए में आ जाते हैं और ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड फर्स्ट बी में आ जाते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये बी है आपका, फर्स्ट बी में आ जाते हैं। तो अब जो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं होती हैं, तो एक साथ इनको क्यों रखा गया ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इनको कोइनेज मेटल भी बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज कोइनेज मेटल्स। जैसे सिक्के बनते हैं, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तो कोइंस बनते हैं इनके, कोइनेज मेटल भी इनको बोलते हैं। तो इन दोनों को एक ही साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, क्यों रखा गया जबकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिसिमिलर है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन आप देखोगे, फिफ्थ लिमिटेशन है कि जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती थी एक जैसे एलिमेंट वो अलग अलग ग्रुप में रख दिए, यानी कि लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती थी वो अलग अलग ग्रुप में रख दिए और जिनकी नहीं मैच होती तो वो एक जैसे ग्रुप में रख दिए। तो ये भी उसकी क्या है? लिमिटेशन है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे इसमें जैसे प्लेटिनियम है और आप देखोगे कि गोल्ड है। प्लेटिनियम को रखा गया था ग्रुप नंबर 8 में और गोल्ड को रखा गया था फर्स्ट बी में। अब इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज कुछ मैच होती हैं इनकी, तो इनको अलग ग्रुप में रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया भाई? जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको तो अलग ग्रुप में और जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी उनको सिमिलर ग्रुप में। तो ये भी उसकी क्या है? लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आप देखोगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 8th ग्रुप। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 8th ग्रुप। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8th ग्रुप में आप देखोगे कि 3 एलिमेंट्स रखे गए थे एक सिंगल ग्रुप में। 3 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम, सेम पोजीशन।
तो ऐसा क्यों किया गया था भाई, तीन तीन एलिमेंट्स का ट्रायड क्यों रखा गया एक ही प्लेस के ऊपर, तो इनको अलग अलग जगह क्यों अरेंज नहीं किया गया। इनको अरेंज किया गया था जैसे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में ऐसे ट्रायड बने हुए थे, तो ऐसा क्यों किया गया आप देख सकते हो। जो मैंने आपको मेनली पीरियोडिक टेबल बताई थी, तो ये देखो आपका ये ग्रुप नंबर 8 है, इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल फोर्थ पीरियड में है, रुदेनियम, रोहोडियम और पैलेडियम में फिफ्थ पीरियड में है, ओस्मियम, इरिडियम, पैलेटिनियम ये आपके सिक्स्थ पीरियड में है। अब आप देखोगे कि एक ही पोजीशन पे तीन एलिमेंट रखे हैं, यहाँ भी एक पोजीशन पे तीन है, यहाँ भी एक ही पोजीशन पे तीन एलिमेंट है। ऐसा क्यों किया गया है देखोगे आप, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही पोजीशन पे तीन एलिमेंट हैं फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में रुदेनियम, रेडियम, पैलेडियम तीन एलिमेंट हैं फिफ्थ पीरियड में एक ही पोजीशन पे, यहाँ ओस्मियम, इरिडियम और पैलेडियम। ऐसा क्यों किया गया, इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिमिटेशन आप देखोगे कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो सीरीज हैं उनको कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दे रखी थी। जो मेन फ्रेम था पीरियोडिक टेबल का, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स आर नॉट अरेंज्ड जो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स हैं उनको जो मेन फ्रेम है पीरियोडिक टेबल का उसमें अरेंज नहीं किया गया। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स आर नॉट अरेंज्ड इन मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल उसको अलग से रखा गया था। जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी, ये इसलिए मैंने आपको बना के बताई थी कि जो नीचे सीरीज बना रखी हैं मेनली पीरियोडिक टेबल की, इनको मेन फ्रेम में क्यों एडजस्ट नहीं किया गया, इनको अलग से रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एडवांटेज डिस्कस करेंगे, एडवांटेज ऑफ, ये तो लिमिटेशन हमने डिस्कस की थी, अब एडवांटेज ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। जो मेनली पीरियोडिक टेबल थी उसकी एडवांटेज क्या है वो सीखेंगे अब। जैसे फर्स्ट आप देखोगे प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, देखो क्या किया कि सिस्टमेटिक स्टडी क्या है कि पढ़ना आसान हो गया, एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को थोड़ा सा पढ़ना इजी हो गया क्योंकि ग्रुप्स बना दिए गए। इसमें क्या करें, ग्रुप्स बना दिए किसके, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट के। सिमिलर प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स की थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, यानी कि अब आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट की विशेषता नहीं पढ़नी थी। तो जो ग्रुप्स बनाए गए प्रॉपर्टीज के बेस पे, वे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और डिसिमिलर को अलग ग्रुप में रखा गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। तो पढ़ना आसान हो गया। अब हमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़नी थी ना कि इंडिविजुअल एटम की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो अगर हमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता है तो हम सब की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, अब आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, अब हम इजीली किसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। सेकंड है, आप देखोगे इसमें प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, अब आप देखोगे कि जो मेनली पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ जगह खाली छोड़ रखी थी, कुछ जगह खाली छोड़ रखी थी। जैसे कि मैंने आपको मेनली पीरियोडिक टेबल में बताया था कि एल्यूमिनियम के बाद यहाँ एम्प्टी स्पेस छोड़ रखी थी, यहाँ एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम। सिलिकॉन के बाद भी यहाँ खाली जगह छोड़ रखी थी मेनली की पीरियोडिक टेबल में, और जो कि बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ इसमें जर्मेनियम। तो ये जो एलिमेंट थे, जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद डिस्कवर हुआ एलिमेंट इसमें गैलियम, और सिलिकॉन के बाद इसमें डिस्कवर हुआ एलिमेंट इसमें आपका जर्मेनियम। तो प्रिडिक्शन कर दी थी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के बाद यहाँ खाली स्पेस छोड़ रखी थी, और मेंडलीव ने क्या काम किया कि इस एलिमेंट की, ये जो एलिमेंट था इसका नाम दिया इका एल्यूमिनियम। इस एलिमेंट का नाम दिया इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम मीन्स नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, बस जो एल्यूमिनियम के बाद आएगा उसको इका एल्यूमिनियम बोला, क्योंकि इका का मतलब ही नेक्स्ट होता है। और ऐसे ही सिलिकॉन के बाद यहाँ एक खाली स्पेस छोड़ रखी थी,
उसको बोला इका सिलिकॉन। और मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स की, जो ये इक्का सिलिकॉन था, इक्का एल्यूमिनियम था, इनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही बता दी थी। उसने ये कहा कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो इस ग्रुप में एलिमेंट लाई करते हैं। और हुआ भी ऐसा ही कि जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे यहाँ गैलियम डिस्कवर हुआ, यहाँ जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ वही पाई गई जो मेंडलीव ने पहले ही बता दी थी। उसके बाद आप देखोगे और एक एलिमेंट है, जैसे बोरॉन के बाद एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, बोरॉन के बाद एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था स्कैंडियम, तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ इका बोरॉन। डी ब्लॉक में आता है ये, कहीं देखो आप बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आया है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट की प्रिडिक्शन दे दी थी पहले ही। उसने कहा कि इन फ्यूचर यहाँ कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जैसे फर्दर इन ग्रुप में जो भी एलिमेंट लाई करते हैं। तीसरा है नेक्स्ट इसकी एडवांटेज, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट डाउटफुल थे, उसको सही किया गया था। जैसे आप देखोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब बेरिलियम का एटॉमिक वेट निकाला गया 13.5। अब 13.5 कैसे निकाला गया? जब एटॉमिक वेट निकालते हैं, एटॉमिक वेट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, इसका फार्मूला है निकालने का इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एटॉमिक मास है। अब इक्विवेलेंट मास जो है बेरिलियम का वो है 4.5 और वैलेंसी गलती से उन्होंने 3 अज्यूम कर ली थी, तो एटॉमिक मास आया 13.5 बेरिलियम का। अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है तो क्या एक पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में? इसका एटॉमिक मास 14 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए था कि जैसे कि बेरिलियम यहाँ पे आना चाहिए था, बट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई स्पेस नहीं थी। तो इसका मतलब जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक मास फिर सही किया गया। सही किया गया कैसे? इसकी वैलेंसी 2 थी, 3 मान ली थी गलती से। तो अगर बेरिलियम का हम एटॉमिक मास निकाल लें ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट मास, तो 4.5 इंटू 2 जो कि 9 आएगा। तो ऐसे जैसे कि बोरॉन, इसका बेरिलियम का एटॉमिक मास सही किया गया। और कुछ एलिमेंट्स भी थे जैसे कि यूरेनियम है, यू इज द यूरेनियम, बेरिलियम का सही किया गया था। इंडियम है एक एलिमेंट, इसका भी एटॉमिक मास सही किया गया। गोल्ड, प्लेटिनियम, यानी कि कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास सही किया गया। किसके थ्रू? भाई मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को करेक्ट किया था। तो ये कुछ हमारी एप्लीकेशंस हो जाती हैं किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था मोज़ले। एडवांटेज हमने लिमिटेशन पढ़ ली। 1912 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था मोज़ले ने। इसने ये देखा कि इसने कुछ एलिमेंट्स लिए, इसने कुछ एलिमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि नियर अबाउट इसने 38 एलिमेंट के ऊपर इसने काम किया था। और इसने देखा कि जैसे सपोज कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, इसने क्या काम किया? इसने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई। इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवाई? बम्बार्डमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से यहां से एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। और ये पाया कि ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स रेज जो प्रोड्यूस हुई इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी हम पढ़ के आए हैं, एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। यानी कि देखा गया कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के। मैं लिख रहा हूँ Z माइनस बी। Z तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और B कांस्टेंट है, एक्स रेज की में सीरीज बनती है लाइन की, एक्स रेज के लिए कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट ऑफ V इज इक्वल टू A Z माइनस बी, और A यहाँ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Z है एटॉमिक नंबर। यानी कि आप देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसका रूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। तो फिर यहाँ से पता लगा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। फिर यहाँ से एक लॉ दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यहाँ से एक लॉ दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जैसे कि हम मेंडली पीरियोडिक लॉ पढ़ के आए हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स की, अगर हम एलिमेंट्स को रखते जाएं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। दोबारा सुन लो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर का है, ना कि मास नंबर का। यानी कि जैसे हम एलिमेंट्स को रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एलिमेंट्स की, ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स as the elements are arranged in order of their increasing atomic number, that if elements are arranged in order of increasing atomic number, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होंगे। The elements having similar properties, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे वो एलिमेंट्स। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करो। अब आप देखोगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हम एक टर्म इसमें पढ़ गए हैं कि पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो चीज़ें रिपीट होते हैं ना उसके लिए टर्म यूज होती है पीरियोडिसिटी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। मैं क्यों रिपीट होते हैं उसका रीज़न भी हम यहाँ सीखेंगे, यानी कि रीज़न है पीरियोडिसिटी का क्या वो देखेंगे। रीज़न फॉर पीरियोडिसिटी, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल इसमें लेके बता देता हूँ रीज़न क्या है पीरियोडिसिटी। आप देखोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें मैंने एक ग्रुप उठा लिया जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने इस ग्रुप में लिखे हैं ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखोगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका एटॉमिक नंबर जैसे 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है और इसका 87 है। अगर हम इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे लिथियम की है 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम देखोगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1।
ऐसे ही पोटेशियम को देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। यानी कि अगर इनकी कन्फिग्रेशन देखें आउटर मोस्ट सेल की, यहाँ 2s1 है, यानी कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, बट ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। ऐसे इसमें जाओगे तो कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर 5s1 आ जाएगा, फिर इसमें 6s1 आ जाएगा, फिर इसमें 7s1 आ जाएगा कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं। यानी कि सब की कन्फिग्रेशन क्या है, ns1 है, और n जो है n की वैल्यू यहाँ 2 से 7 तक है। ये तो प्रिंसिपल सेल है, किस प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, वो प्रिंसिपल सेल है ये तो आप देखोगे कि इनकी सब की आउटर मोस्ट सेल के s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, s1 सब के आउटर मोस्ट जो सेल है, ये जितने भी मैंने इस ग्रुप के एलिमेंट दिखाए हैं, इनके s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। देखो अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ना तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आउटर मोस्ट सेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर सिमिलर होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सिमिलर होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी। तो यही रीज़न है कि जिन जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल के कन्फिग्रेशन सेम होगी, इसीलिए वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज में। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो रीज़न क्या है पीरियोडिसिटी का, रीज़न फॉर पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन, रिपीट होना को रिपीटेशन बोला जा रहा है। रिपीटेशन मीन्स रिपीट होती है। क्या रिपीट होती है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है कब, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। जैसे आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 8, तो 8 का इसमें गैप है, ये 11 है, ये 18 है, तो इसमें भी 8 का गैप है, ये 19 है, 37 है, 18 का गैप है, 37 है, ये 55 है, 18 का गैप है, और ये 55 80 और 32 का गैप है। आप पढ़ के भी आए हो 8 8 18 2 8 18 32, दीज आर मैजिक नंबर्स। तो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद देखो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाती है। तो यही रीज़न है, रिपीटेशन अगर होती है ना सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यही रीज़न है पीरियोडिसिटी का। यानी कि इनको एक ग्रुप में इसलिए रखा गया है, देयर इज सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट। तो रिपीटेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आउटर मोस्ट सेल में, और इसीलिए एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। दीज ऑल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये रीजन है किसका, पीरियोडिसिटी का। दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेम हो जाना, दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे एक टेबल बनाई गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे टेबल बनाई गई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मेंडली पीरियोडिक लॉ के बेस पे टेबल बनाई गई थी, मेंडली पीरियोडिक लॉ के बेस पे मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब जो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप देखोगे कि इसमें ग्रुप हैं कितने, ग्रुप हैं 18। ये वर्टिकल आपके पास कॉलम होंगे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जा रहा है, और इसमें 7 क्या हैं, हॉरिजॉन्टल, 7 हॉरिजॉन्टल्स क्या हैं, पीरियड्स हैं। तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल ग्रुप्स, किसमें, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब आप देखोगे अगर आप इसको मेनली पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करना चाहो तो आप देखोगे कि जैसे ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और थोड़ा सा मैं इसको कट करके थोड़ा सा क्लोज लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब आप देखोगे कि इसको अगर कंपेयर करें हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, तो जो फर्स्ट ग्रुप है ना वो फर्स्ट ए के लिए बोला गया है, फर्स्ट ए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी, और जो ग्रुप नंबर सेकंड है वो सेकंड ए के लिए बोला गया है, और जो ग्रुप नंबर 3 है वो थर्ड बी के लिए बोला गया है, थर्ड बी, ध्यान रखना थर्ड ए नहीं है थर्ड बी है, और ग्रुप नंबर जो 4 है ये बोला गया है फोर्थ बी के लिए, ग्रुप नंबर जो 5th है ये बोला गया है 5th बी के लिए, और ग्रुप नंबर जो 6 है ये बोला गया है 6th बी के लिए, और ग्रुप नंबर जो 7 है ये बोला गया है 7 बी के लिए, और जो ग्रुप नंबर 8 9 और जो 10 है ये बोले गए हैं ग्रुप नंबर 8 के लिए, जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डिस्कस की थी। अब जो ग्रुप नंबर 11 और 12 है, ये ग्रुप नंबर 11 है 1B, देखो ये थर्ड बी से शुरू होता है तीसरे में, और ग्रुप नंबर 12 है सेकंड बी, ग्रुप नंबर 11 1B, ग्रुप नंबर 12 2B, और 13 से जो 18 हैं ये बच गए आपके 13 से, ये आ गया 3A में, ये 3A के बाद ग्रुप नंबर जो 14 है ये आ गया 4th ए में, और ये ग्रुप नंबर 15 है ये आ गया आपका 5th ए में, और 16 है 6th ए में, 17 है 7th ए में, और जो ग्रुप नंबर 18 है ये आपका आ गया ग्रुप नंबर जो 0 था नोबल गैसेस के लिए, उसमें आ जाता है। तो ये 18 जो ग्रुप्स हैं इसको मैंने कंपेयर किया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो इस पीरियोडिक टेबल में पूरे 18 ग्रुप्स हैं और 7 इसमें क्या हैं पीरियड्स हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ही हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज और लिमिटेशन सीखी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सीखा है, और एक इसमें पीरियोडिसिटी जो है उसका रीजन सीखा है। तो बने रहिए बेटा केमिस्ट्री क्लासेज में एंड कीप वाचिंग हियर केमिस्ट्री लेक्चर। रेगुलर आप देखिए ताकि कंटिन्यूटी के साथ कोई टॉपिक आपका मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।